Hey friends, welcome back to my YouTube channel Expert Opinion. I am Bhavna from UP Mathura. So guys, today will be learn 50 question of Hindi Sahitya which will be help you in the upcoming examination. So do not leave today's class. Guys, today class is very important. हर एक क्वेश्चन important है, आपको हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम्स में, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज़रूर ज्वाइन करें। ग्रुप बना है मिशन सरकारी मास्टर के नाम से, उसको ज्वाइन करें। यहाँ आपके लिए डेली क्विज कराई जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें कौन सा कवि छायावाद से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस हैं निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या दिनकर। तो आपको याद रखना है निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, ये तीनों ही छायावादी कवि के नाम से जाने जाते हैं, याद रखेंगे। लेकिन यहाँ जो दिनकर है ये छायावादी कवि नहीं है, और छायावादी कवि कुल 4 ही हैं, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और एक जयशंकर प्रसाद। ये चारों छायावादी हैं, दिनकर छायावादी की श्रेणी में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कामायनी एक पुनर्विचार किसने लिखी? ऑप्शंस हैं सुमित्रा नंदन पंत, मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। आंसर कीजिए क्या होगा? चारों ऑप्शंस में से आंसर क्या होगा ये बताइए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी एक पुनर्विचार लिखी है। आपसे पूछा जाए कामायनी किसने लिखी तो आप क्या करेंगे? जयशंकर प्रसाद करेंगे। कामायनी एक पुनर्विचार किसने लिखी तो आप डॉक्टर नगेंद्र करेंगे। दोनों में डिफरेंस आपको पता रखना है करेक्ट आंसर जानने के लिए। नेक्स्ट, साकेत किस प्रकार का काव्य है? साकेत की बात की है, ये किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, गीति काव्य या महाकाव्य? आंसर बताइए। साकेत के काव्य की बात हुई, किस विधा का ये काव्य है तो करेक्ट आंसर होगा महाकाव्य। मैंने आपको बताया जिस काव्य में 8 सर्ग होते हैं या 8 से ज़्यादा होते हैं, 8+ सर्ग होंगे, तो वो कैसा काव्य होगा? महाकाव्य होगा। अगर हम बात करें साकेत की तो साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। तो दोनों ही क्या हैं? ये महाकाव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कुकुरमुत्ता के रचयिता का नाम है? कुकुरमुत्ता एक रचना है जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट जो वीडियो थी उसमें भी बताया था। अगर आपने हिंदी साहित्य की फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में यहाँ मैं आपको लिंक डाल दूँगी, आप जा कर के देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था। 50 क्वेश्चन थे जिसमें समथिंग 30+ तो रचनाएँ होंगी। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं साहित्य में वो सारे उसमें इंक्लूड किए गए थे। तो याद रखिएगा कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? आंसर होगा निराला की। किसकी रचना है कुकुरमुत्ता? तो कुकुरमुत्ता निराला की रचना है, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकेत में किस नारी का विरह वर्णन हुआ है? इसके बारे में भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। साकेत की बात चल रही है। साकेत के रचयिता का नाम क्या है? तो गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने ये विचार किया था कि रामायण में सीता के बारे में वर्णन किया गया, लक्ष्मण के बारे में वर्णन किया गया, भरत के बारे में किया गया, राम के बारे में किया गया, अदर सेना के बारे में भी किया गया, बट उर्मिला पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना की और उर्मिला के विरह वर्णन के बारे में सभी लोगों को अवगत कराया कि उर्मिला ने भी उतना ही दुख सहा था जितना अदर और भी थे। यानी कि सीता तो फिर भी अपने पति के साथ में रही थी, लेकिन उर्मिला 14 वर्ष तक लक्ष्मण से दूर रही थी, विरह में रही थी। तो उर्मिला के विरह का वर्णन कहाँ मिलता है? साकेत में मिलता है। किसने किया? मैथिली शरण गुप्त ने किया। मैथिली शरण गुप्त से एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, महात्मा गांधी के अनुसार राष्ट्रकवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सर्ग का कौन सा महाकाव्य है? ऐसा कौन सा महाकाव्य है जिसके 12 सर्ग होते हैं? इनमें से बताइए। कामायनी होगा, उर्वशी होगा, साकेत होगा या इनमें से कोई नहीं? तो 12 सर्ग का महाकाव्य कौन सा है? साकेत। साकेत में 12 सर्ग हैं, कामायनी में 15 हैं। उर्वशी की अगर हम बात करें तो ये गीति नाट्य है, ये महाकाव्य नहीं है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उर्वशी के रचयिता आपसे पूछे जाएंगे तो रामधारी सिंह दिनकर। साकेत से किस नगर की ओर संकेत है? साकेत की बात की जाएगी तो किस नगर की ओर संकेत होगा ये आपको बताना है। काशी, अयोध्या, प्रयाग या मथुरा? इसके बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अयोध्या। साकेत से अयोध्या की ओर संकेत किया गया है, याद रखिएगा। और साकेत जो है ये अयोध्या का ही पूर्व नाम है। अयोध्या का पूर्व नाम क्या है गाइस? साकेत है। नेक्स्ट है, कामायनी के सर्गों की संख्या लिखिए। सर्गों की संख्या बतानी है कामायनी के। 12, 14, 15, 20। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 15। कामायनी के सर्गों की संख्या कितनी है? 15 है। ये एक महाकाव्य है। मैंने इसके सर्गों का क्रम भी आपको बताया था। सबसे पहला क्रम आपको याद रखना है, क्या है? चिंता। पहला सर्ग कौन सा है? चिंता है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा, तीसरा इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है पहला चिंता है और अंतिम क्या है? आनंद है। इतना बस आप याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, जयशंकर प्रसाद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? आंसर कीजिए, इसका क्या होगा? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर करेंगे जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। नेक्स्ट, महाप्राण की उपाधि से कौन से कवि विभूषित हैं? महाप्राण की उपाधि से कौन से कवि को विभूषित किया गया है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला? आंसर कीजिए, इसका क्या होगा? और गाइज आपके लिए जो इतनी मेहनत की जा रही है, टॉप क्वेश्चंस आपके लिए का कलेक्शन लेके आया जाता है, इसके लिए बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो अगर आपको पसंद आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तरीका अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ सकें और हम सब लोगों का परिवार बड़ा हो सके, क्योंकि परिवार जितना बड़ा होता है उतने ही ज़्यादा अच्छा लगता है। महाप्राण की उपाधि कौन सी है, किस कवि की है, ये आपको बताना है। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। जो लोग डी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन आंसर कर रहे हैं, उनका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं। और आज आपको दूसरे तरीके से देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन एकदम उड़ उड़ के आ रहे हैं पक्षियों की तरह। तो ये भी तरीका, एक नई नई चीज़ों की मैं खोज करती रहती हूँ, जिससे कि क्लास को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। काव्य प्रकाश के रचनाकार आपको बताने हैं, कौन से हैं? ऑप्शन है आचार्य रुद्रट, आचार्य वामन, आचार्य मम्मट, अभिनव गुप्त। इसका आंसर करेंगे क्या होगा? हम बात कर रहे हैं काव्य प्रकाश के लेखक की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, आचार्य मम्मट। क्या होगा? आचार्य मम्मट। काव्य प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? आचार्य मम्मट इसके लेखक का नाम है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, आचार्य क्षेमेंद्र ने किस सिद्धांत की स्थापना की? आचार्य क्षेमेंद्र जो हैं, इन्होंने किस सिद्धांत की स्थापना की? अस्तित्ववाद की, औचित्य सिद्धांत की, वक्रोक्ति सिद्धांत की या ध्वनि सिद्धांत की? क्षेमेंद्र के बारे में आपको बताना है, किस सिद्धांत की इन्होंने स्थापना की है। जल्दी से आंसर करेंगे। आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, औचित्य सिद्धांत की स्थापना किसने की है? आचार्य क्षेमेंद्र ने की है। नेक्स्ट है, इनमें से एक रचना पंडित जगन्नाथ की है। ऑप्शन है सुख सागर, रस गंगाधर, नीति विमर्श या रस कलश। पंडित जगन्नाथ की रचना आपको बतानी है। आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, रस गंगाधर। रस गंगाधर किसकी रचना है? पंडित जगन्नाथ की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। वक्रोक्ति जो सिद्धांत है, इसके प्रवर्तक कौन है? क्रौचे हैं, आनंदवर्धन है, उद्भट्ट हैं या कुंतक हैं? आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर? वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आपको बताने हैं, क्या होंगे, कौन से होंगे? आपको इसे याद कैसे रखना है? जैसे वक्रोक्ति में क्या आ रहा है? का आ रहा है, ठीक है। वक्रोक्ति में क्या आ रहा है? का आ रहा है, तो वक्रोक्ति का 2 बार है। इस तरीके से कुंतक में
भी का 2 बार है तो वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, कुंतक हैं, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तब आनंदवर्धन हो जाएगा। तो उसे कैसे याद रखेंगे, जैसे ध्वनि में क्या आ रहा है, वा आ रहा है, और आनंदवर्धन में भी क्या आ रहा है, वा और धा दोनों आ रहे हैं, उसी तरीके से ध्वनि में भी वा और धा दोनों आ रहे हैं। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक पूछे जाएंगे आनंदवर्धन करेंगे, वक्रोक्ति के पूछे जाएंगे तो कुंतक करेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक आचार्य रसवादी नहीं है। कौन से आचार्य रसवादी नहीं है, आचार्य दंडी, आचार्य मम्मट, पंडित जगन्नाथ या आचार्य विश्वनाथ। तो इस क्वेश्चन को याद कैसे रखेंगे, जैसे आपको पता है रसवादी, तो रसवादी कौन होंगे, जो कि रस का मतलब कैसा है, जो मीठा होता है। रस कैसा होता है, मीठा, यानी टेस्टी हो, जो आनंदित हो, आनंद करने वाला हो। लेकिन जो आनंदित करने वाला नहीं होगा वो कैसा होगा, रूडली होगा वो। या कोई टीचर है, टीचर रसवादी है तो अपने स्टूडेंट्स के साथ में बहुत अच्छे से रहेगा। लेकिन रसवादी नहीं है, यानी थोड़ा सा खड़ूस टाइप का है या फिर रूडली है, तो वो कैसा होगा, वो दंड देगा बच्चों को। तो ऐसे याद रखेंगे। रसवादी आचार्य कौन से नहीं हैं, तो आचार्य दंडी जो हैं ये रसवादी नहीं हैं। दंडी से दंड याद रखिएगा, जो दंड देगा वो कैसा नहीं होगा, रसवादी नहीं होगा। इसके अलावा मम्मट, जगन्नाथ और विश्वनाथ तीनों ही रसवादी कवि हैं। तो ऐसी चीज़ों को जोड़ जोड़ के आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, त्रासदी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। त्रासदी जो सिद्धांत है इसके प्रवर्तक कौन हैं। ऑप्शन है इलियट, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात। इसका आंसर कीजिए क्या होगा, त्रासदी सिद्धांत के प्रवर्तक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अरस्तु। अरस्तु त्रासदी सिद्धांत के प्रवर्तक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं, शब्द, गुण, अलंकार या रीति। काव्य की शोभा, अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है किससे, हम ये जानने के लिए पहले एक लॉजिक लगाते हैं कि कोई भी स्त्री जब कोई आभूषण ग्रहण कर लेती है तो उसकी शोभा बढ़ जाती है आभूषण ग्रहण करने से। उसी तरीके से काव्य की शोभा किससे बढ़ती है, अलंकार से बढ़ती है। अलंकार का दूसरा अर्थ आभूषण भी होता है। अगर अलंकार का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है तो इसका अर्थ होता है आभूषण। ठीक, तो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, अलंकार का। स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आभूषण का, और आभूषण अलंकार को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से एक का संबंध रस से है। किसका संबंध रस से होगा, सद्भाव से, संचारी भाव से, भाव भाव से या अभाव से। आपको याद रखना है अभाव होगा नहीं, भाव भाव होगा नहीं, सद्भाव भी नहीं होगा, बल्कि संचारी भाव का संबंध किससे होता है, रस से होता है। रस के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको पहले इतना याद रखना है कि रस की सबसे पहले चर्चा अगर आपसे पूछ ली जाए कि सबसे पहले किसने रस के बारे में चर्चा की थी, तो याद रखिएगा भरत मुनि ने सबसे पहले रस के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, आपको ये याद रखना। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या पूछी जाए तो आपको ये याद रखना है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 8 होती है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किस ग्रंथ में की थी ये पूछ लिया जाए तो नाट्य शास्त्र में की थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा किसने प्रस्तुत की, यानी काव्य की परिभाषा दी है ये रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसने दी है, मम्मट ने, विश्वनाथ ने, रुद्रट ने या इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य विश्वनाथ की ये परिभाषा है रसात्मकम वाक्यम काव्यम। परिभाषा किसकी है, आचार्य विश्वनाथ की ये परिभाषा है। आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, कई बार पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, आचार्य भरत मुनि का ग्रंथ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल लड्डू और हलवा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। कैसा है, इजी क्वेश्चन है, हलवा है ये क्वेश्चन, हलवा बनाकर खा जाइए बिना पलटे वाला। आचार्य भरत मुनि का ग्रंथ है, कौन सा है, काव्यालंकार ग्रंथ, काव्यालंकार दर्पण या नाट्य दर्पण या नाट्य शास्त्र या काव्यालंकार। बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा भरत मुनि का ग्रंथ कौन सा है, तो नाट्य शास्त्र है, जो मैं अभी आपको बता चुकी थी, याद रखना है। नेक्स्ट है, हिंदी के आलोचक कवि नहीं हैं। कौन से कवि हिंदी के आलोचक नहीं हैं, ये आपको बताना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जयदेव। आंसर कीजिए क्या होगा। अगर हम बात करें नंद दुलारे वाजपेयी की तो ये एक आलोचक कवि हैं। नगेंद्र
आलोचक कवि की श्रेणी में नहीं आते। रामचंद्र शुक्ल आलोचक की श्रेणी में आते हैं और जयदेव भी, जबकि आचार्य नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र आलोचक की श्रेणी में नहीं आएंगे। नेक्स्ट, रौद्र रस का स्थायी भाव है। रौद्र यानी किसी को क्रोध आना। एक शिव के रूप का नाम भी रौद्र है, यानी शिव का पर्यायवाची होता है रौद्र या रुद्र। तो रुद्र का स्थायी भाव या रौद्र का स्थायी भाव क्या होगा? भय नहीं होगा, घृणा नहीं, निर्वेद नहीं, बल्कि क्रोध होगा। क्या होगा? क्रोध। नेक्स्ट, वक्रोक्ति जीवितम के लेखक कौन हैं? वक्रोक्ति जीवितम एक रचना है, इसके लेखक आपको बताने हैं कौन हैं। आचार्य अभिनव गुप्त हैं, कुंतक हैं, या भामा हैं, या नंदकिश्वर हैं। तो वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति जीवितम मैंने आपको अभी बताया था कि वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? कुंतक हैं। कौन हैं? कुंतक। क्योंकि वक्रोक्ति, अभी ट्रिक भी बताई थी कि वक्रोक्ति में का 2 बार आया है। का कितनी बार आया है? 2 बार। उसी तरीके से कुंतक में भी का 2 बार आया है। तो वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कुंतक, वक्रोक्ति जीवितम के लेखक कुंतक। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। याद रखिए कि कई चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और मैं चाहती हूं कि उन्हें आप भूलें नहीं, आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आएँ। मेरा टारगेट ये है कि आप हिंदी में 100% रिजल्ट लेकर आएँ। हिंदी में अगर आपका 100% रिजल्ट आएगा तो उस दिन मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, सबसे बड़ा अचीवमेंट वही होगा मेरे लिए। तो मेरा हमेशा उद्देश्य, टारगेट ये रहता है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए। क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, उत्साह, हास, शोक। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आप बताएंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता होगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। करेक्ट आंसर है रति, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। उत्साह किसका है? वीर रस का है। हास्य किसका है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। शोक किसका है? जल्दी बताएंगे। शोक किसका है? करुण का है। किसका है? करुण का है। हास्य का हास है। ठीक, श्रृंगार का रति है। नेक्स्ट, काव्य अलंकार ग्रंथ के लेखक हैं। और जो श्रृंगार मैंने अभी लिखा था ना, कई लोग सोचेंगे कि ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन ये शुद्ध है, ध्यान रखिएगा, ये शुद्ध है, गलत नहीं है। अगर इस तरीके से लिखा होता, क्योंकि ये वाला ऑप्शन आ रहा था जब मैं टाइपिंग कर रही थी, तो ये ऑप्शन आ रहा था, ये श्रृंगार का शुद्ध रूप नहीं है। एक ऑप्शन, एक सही रूप होता है ये वाला श्रृंगार, और एक होता है ये बहुत कम मिलेगा आपको देखने को, ये भी कम मिलेगा आपको देखने को, ये भी कम मिलेगा, जबकि ये दोनों ही शुद्ध हैं। आपको देखने को क्या मिलेगा? ज़्यादातर की मैं बात कर रही हूँ, ये वाला श्रृंगार, ये अशुद्ध है, ये गलत रूप है, याद रखिएगा। शुद्ध वर्तनी में अगर पूछा जाए तो ये कभी मत मार के आना, वरना 1 नंबर आपका गई भैंस पानी में, समझिए। क्वेश्चन, काव्य अलंकार ग्रंथ के लेखक हैं। काव्य अलंकार ग्रंथ के लेखक बताना है। दंडी हैं, भामा हैं, रुद्रट हैं, या वामन हैं? आंसर कीजिए, क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर करेंगे, काव्य अलंकार ग्रंथ के लेखक हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, भामा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, भामा। काव्य अलंकार पूछा जाएगा तो क्या करेंगे आप? भामा करेंगे। ठीक, काव्य दर्श पूछा जाए, काव्य प्रकाश पूछा जाए तो मम्मट करेंगे। काव्य प्रकाश एक अभी मैंने आपको कराया था, काव्य प्रकाश। तो प्रकाश की जब बात होगी तो क्या करेंगे आप? मम्मट करेंगे। क्या करेंगे? मम्मट करेंगे। ठीक है, काव्य अलंकार की बात होगी तो भामा करेंगे। इसको याद कैसे रखेंगे? आपको बस इतना सा याद रखना है कि जो भामा है ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी अलंकार की सबसे पहले शुरुआत की अगर हम ये कहें तो भामा ने की। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अलंकार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो उसके लिए क्वेश्चन चेंज हो जाए, आंसर चेंज हो जाएगा और उसका आंसर हो जाएगा भरत मुनि। अलंकार शब्द के प्रयोग की बात अगर की जाए तो भरत मुनि ने प्रयोग किया था, लेकिन अलंकार संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक पूछे जाएं तो भामा आप करेंगे। काव्य अलंकार ग्रंथ के लेखक पूछे जाएं तो भामा करेंगे। काव्य प्रकाश ग्रंथ के लेखक पूछे जाएं तो मम्मट करेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारी भावों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 33, 34, 35, 36। आंसर कीजिए, क्या होगा? संचारी भावों की संख्या। गाइज, मेरा टारगेट ये रहता है कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो छूटे नहीं आपका, और आपकी उंगलियों पर साहित्य हो,
ऐसा मैं चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक आपका साथ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है आपके साथ की, कि आप साथ हों। साथ का मतलब है कि मैं जो भी डेटा आपके लिए दूँ वो आप पूरे मन से, श्रद्धा से, ईमानदारी से देखें और टेस्ट जो होता है उसको अटेंड करें। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो वो मुझसे पूछें, ये आपका कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर डेटा कहीं से भी कैसे भी ला कर दूं, लेकिन दूं आपके लिए 100% शुद्ध और अच्छा डेटा दूं जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक हो। तो मैं अपना कर्तव्य करूंगी, आपको भी अपना कर्तव्य, आपको भी अपनी ड्यूटी निभानी है। तब जाकर हमारा जो टारगेट है कि आपकी उंगलियों पर हिंदी साहित्य, हिंदी ग्रामर आपकी उंगलियों पर नाचने लगे। जिस दिन आपकी उंगलियों पर नाचने लगेगा क्वेश्चन, उस दिन समझिएगा कि मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। जिस तरीके से आप टेस्ट में बेहतर स्कोर करते हैं, 50 नंबर का अगर टेस्ट है तो 50 में से 50 भी बहुत लोग मार देते हैं, तो तब मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। वही जो कई बार क्या होता है कि अलग अलग जो भाषाओं के शब्द हैं, यानी विदेशी शब्दों को याद करने में भी आपको दिक्कत होती थी, लेकिन मैं अब देखती हूँ कि विदेशी शब्द भी आपकी उंगलियों पर नाचने लगे हैं। कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो आपके माइंड में घर कर गए हैं। तो इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन, हर एक शब्द आपकी उंगलियों पर होना चाहिए। क्वेश्चन दिखा और आंसर तुरंत आए, तब जाकर हमारा ये उद्देश्य पूरा होगा कि हम हिंदी अपने देश की मातृभाषा ना कहें तो ये कहें कि हमारी जो मातृभाषा है, यानी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, मातृभाषा है हमारी, जहां हमने जन्म लिया। हिंदी को हम बचपन से जानते हैं, उसका विस्तार फैल सके देश में, पूरा देश इस हिंदी को पूरी तरीके से जान सके। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन हिंदी से परिचित नहीं हैं, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं नहीं चाहती कि ये दुर्भाग्य रहे, हम सब लोग हिंदी से परिचित रहें और हिंदी पर हमारी अच्छी पकड़ हो, ऐसा मेरा टारगेट है। तो इस टारगेट को पूरा करने में आप हमें सहयोग करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर सहयोग करेंगे। आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 33। अगला क्वेश्चन, चारूचंद की चंचल किरणें इन पंक्तियों में अलंकार होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत लड्डू है, रटा हुआ होगा, हमेशा से पढ़ते आए होंगे और आंसर करेंगे बिना ऑप्शन देखे ही। आप सब लोग करेक्ट आंसर कर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के लिए आपको क्या याद रखना है कि जब भी वर्णों की आवृत्ति हो, किसकी आवृत्ति? वर्णों की आवृत्ति। वर्णों की जब आवृत्ति होगी तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे चारू चंद की चंचल किरण, तो यहाँ पर चा वर्ण जो है इसका बार बार आगमन हो रहा है, बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 28, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर। आंसर कीजिए, बहुत ध्यान से स्टार करके रखिए, नोट करके रखिए, माइंड में सेट कीजिए, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होना चाहिए ये क्वेश्चन। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, मैनेजर पांडे। इसका आंसर करेंगे क्या होगा? निराला की साहित्य साधना, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की ये रचना है निराला की साहित्य साधना। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर करेंगे क्या होगा? पॉलिटिक्स के लेखक हैं, किसके? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के आपको लेखक बताने हैं, अरस्तु, प्लेटो, रूसो या इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए क्या होगा? पॉलिटिक्स के लेखक, करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट अरस्तु। अरस्तु की ये रचना है पॉलिटिक्स। अगर गुरुओं का क्रम आपसे पूछा जाए या गुरु पूछे जाएं तो याद रखिएगा, अरस्तु के गुरु का नाम क्या है? प्लेटो है। प्लेटो के गुरु का क्या नाम है? सुकरात है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव है, बहुत लड्डू क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इसके बारे में पहले डिस्कस करके आए हैं। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। जो लोग फर्स्ट ऑप्शन आंसर कर रहे हैं करेक्ट है। क्वेश्चन है प्लेटो के गुरु का क्या नाम है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्लेटो के गुरु का क्या नाम है? मैंने अभी आपको बताया अरस्तु। अरस्तु के गुरु का क्या नाम है? प्लेटो। प्लेटो के गुरु का क्या नाम है? सुकरात। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? सुकरात। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। प्लेटो के गुरु का क्या नाम है? तो सुकरात होगा, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 7, 8, 9, 10।
भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो अभी मैंने आपको बताया कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में, कौन सा ग्रंथ? नाट्य शास्त्र ग्रंथ, इस ग्रंथ में रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। कितनी मानी है? 8 मानी है। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, सुख दुखात्मा को रस उक्ति डैश की है। ये उक्ति किसकी है? सुख दुखात्मा को रस, रस की ये उक्ति, रस के बारे में ये कथन किसका है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर करेंगे भवभूति होगा, संसुक होगा, रामचंद्र शुक्ल या दंडी। सुख दुखात्मको रसः, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, आचार्य भवभूति की ये उक्ति है। नेक्स्ट, ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में आपको अभी बता चुकी हूँ। अब लगाइए आंसर। ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक वामन होंगे, क्षेमेंद्र होंगे, आनंदवर्धन होंगे या कुंतक होंगे? तो धा और वा दोनों चीज़ें हैं इसमें ध्वनि में। आनंदवर्धन में भी वा और धा दोनों चीज़ें हैं, इसलिए ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? आनंदवर्धन हो जाएंगे। नेक्स्ट है, उज्ज्वल नीलमणि के लेखक हैं। उज्ज्वल नीलमणि के लेखक हैं। ये जो उज्ज्वल लिखा हुआ है ये शुद्ध नहीं है। अगर शुद्ध वर्तनी में उज्ज्वल आपसे पूछा जाएगा तो इस तरीके से लिखेगा, याद रखिएगा, दोनों जा स्वर रहित होते हैं, ये शुद्ध रूप होता है। उज्ज्वल नीलमणि के लेखक आपको बताने हैं रूप गोस्वामी, निराला, रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल की ये रचना है उज्ज्वल नीलमणि। इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल नहीं होंगे, एक सेकंड, इसके लेखक होंगे रूप गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि के लेखक कौन हैं? रूप गोस्वामी इसके लेखक हैं, उज्ज्वल नीलमणि के। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य विश्वनाथ प्रकाश। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। रस मीमांसा के लेखक आपको बताने हैं और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। नेक्स्ट 37, भारतीय काव्य शास्त्र में डैश संप्रदाय हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र में कुल कितने संप्रदाय हैं ये आपको बताना। 6 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 5 हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र की हम बात कर रहे हैं संप्रदायों की, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 6 संप्रदाय हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक कौन हैं? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक आपको बताने हैं। अर्नोल्ड होंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ होंगे या आई.ए. रिचर्ड होंगे या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, आई.ए. रिचर्ड इस रचना के लेखक हैं, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वात्सल्य रस की स्वतंत्र विवेचना की है? कौन सा रस? वात्सल्य रस। इसकी स्वतंत्र विवेचना करने वाले लेखक आपको बताने हैं। मम्मट हैं, विश्वनाथ हैं, विश्वनाथ कविराज हैं या भवभूति हैं या उद्भट हैं। आंसर करेंगे क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वात्सल्य रस की स्वतंत्र विवेचना करने वाले विश्वनाथ कविराज हैं। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस की स्वतंत्र विवेचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के लेखक कौन हैं? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल डिफरेंस टैलेंट के लेखक आपको बताने हैं, कौन होंगे? इलियट, रैनसन, वॉल्टर स्कॉट, इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। करेक्ट आंसर है इलियट। इलियट ने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट की रचना की है। टी.एस. इलियट इनका नाम है, याद रखेंगे। नेक्स्ट,
डैश के लेखक नामवर सिंह नहीं है। तो ये रचनाएं दी हैं 4, इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जिसके लेखक नामवर सिंह नहीं हैं। हम बात करें कहानी, नई कहानी, तो इसके लेखक नामवर सिंह हैं। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इसके लेखक भी नामवर सिंह हैं। दूसरी परंपरा की खोज, इसके लेखक भी नामवर सिंह हैं। जबकि छायावाद रचना जो है इसके लेखक नामवर सिंह नहीं है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, नंद दुलारे को कहा जाता है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, इनको क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का चितेरा कवि, सौष्ठववादी आलोचक या प्रकृतिवादी? आंसर कीजिए क्या होगा। देखिए, प्रकृति का सुकुमार कवि और प्रकृति का चितेरा कवि, ये किसको कहा जाता है? पंत को कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। तो दोनों ऑप्शन होंगे नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सौष्ठववादी आलोचक के नाम से जाने जाते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। अभी एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन आलोचक नहीं है, तो वहाँ पर नंद दुलारे वाजपेयी आलोचक थे, जबकि डॉक्टर नगेंद्र आलोचक नहीं है। रामचंद्र शुक्ल भी एक आलोचक के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, वह सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है जिसमें रस से संबंधित चिंतन विस्तार से उपलब्ध होता है? सबसे पहला ऐसा ग्रंथ जिसमें रस से संबंधित चिंतन विस्तार से उपलब्ध होता है कौन सा है? 10 रूपक है, नाट्यशास्त्र है, भव प्रकाश है या फिर नाटक दर्शन? आपको एक चीज़ याद रखनी है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले भरत मुनि ने 8 रसों की चर्चा की, किसमें? नाट्यशास्त्र में। किसमें? नाट्यशास्त्र में। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर, साहित्य दर्पण के रचयिता हैं मम्मट, दंडी, रोयक या विश्वनाथ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर कीजिए जल्दी से, फटाफट आंसर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और आपकी स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चन आ रहा है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। कलेक्शन जो भी लेकर आई हूँ वो बेस कीमती है आपके लिए, याद रखिएगा। तो आंसर करेंगे इसका क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? साहित्य दर्पण। करेक्ट आंसर है विश्वनाथ, ये विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। अगला क्वेश्चन, जो शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है, तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। जो अभिधा है उसका मुख्यार्थ होता है शब्दों की शक्ति, व्यंजना का व्यंग्यार्थ होता है और लक्षणा का लक्ष्यार्थ होता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ कौन सा प्रकार नहीं है शब्द शक्ति का? तो विलक्षणा नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट। नेक्स्ट, काव्य में अनुकृति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, कौन सी? अनुकृति सिद्धांत के प्रवर्तक आपको बताने हैं, अरस्तु, हीगेल, प्लेटो, इलियट। काव्य में अनुकृति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? आंसर कीजिए सभी लोग, फटाफट से आंसर आने चाहिए सभी के स्क्रीन पर, बस आंसर करते जाइए फटाफट फटाफट। और आप अपना स्कोर भी देखते जाइए कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, आपका स्कोर कितना आ रहा है, ये भी आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, काव्य में अनुकृति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो अरस्तु हैं। त्रासदी सिद्धांत के प्रवर्तक पूछे जाएंगे तब भी आप अरस्तु के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, काव्य शास्त्र में मुख्यतः कितने प्रकार की रीतियां प्रचलित हैं? 6, 3, 2, 4। तो आपको अभी बताया था मैंने 6 प्रकार की रीतियां, यानी 6 संप्रदाय हैं काव्य शास्त्र के, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, वह कौन सी शब्द शक्ति है जिसकी प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? तो जिसकी प्रतीति सबसे पहले होती है वो कौन सी है? व्यंजना है, लक्षणा है, अभिधा है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैंने आपको क्रम बताया था अभी, अभिधा, व्यंजना और कौन सी? लक्षणा। ठीक है, लक्षणा। तो सबसे पहले किसकी प्रतीति हुई? अभिधा की। तो ऑप्शन यहाँ थर्ड करेक्ट है, अभिधा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रीतिकाल के पहले आचार्य हैं। रीतिकाल के पहले आचार्य केशवदास, मतीराम, भूषण या भिखारी दास? रीतिकाल के सबसे पहले आचार्य की बात की जा रही है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, केशवदास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अलंकारवादी आचार्य हैं। अलंकारवादी आचार्य, इसका आंसर तो आंखें बंद करके करेंगे क्योंकि इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अलंकारवादी आचार्य कौन है। अलंकार की सिफारिश किसने की है? अलंकार के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा किसने की है? अलंकार की चर्चा पहले से किसने की है? या अलंकारवादी आचार्य कौन कहलाते हैं? ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, भामा। भामा को अलंकारवादी आचार्य के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे
टॉप 50 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 50 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में और 50 क्वेश्चन इस पार्ट में, तो टोटल 100 क्वेश्चन आपके पास हो चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें 70 प्लस आपकी रचनाएं होंगी। 70 प्लस तो रचनाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर आप करें, ये मेरा उद्देश्य रहता है, टारगेट रहता है। इस टारगेट को पूरा करने में, इस उद्देश्य को, इस संकल्प को पूरा करने में आप हमारी हेल्प करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मित्रों को चैनल से जोड़ने का प्रयास करेंगे। और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन आपका ही परिवार है, आप सबका परिवार है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें, और आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। टेक केयर।